एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट। टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन किया था वो था कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज पूरी तरीके से जो क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, टू ब्लॉक्स कैरिंग ए चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस L। मतलब दो चार्जेस है और दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ Q2 इज m, मतलब मास ऑफ Q2 का मतलब ये, इसका मास गिवन है, इसका मास m गिवन है, इसका मास आपको m गिवन है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द प्लेटफॉर्म इज म्यू। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इन दोनों के बीच का जो कोएफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये गिवन है। देन फाइंड द Q2 सच दैट जस्ट स्टार्ट टू मूव। मतलब क्या है, ये Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है ताकि ये जस्ट स्टार्ट टू मूव, मतलब मूव हो। तो देखो क्या है, जब भी जस्ट स्टार्ट टू मूव की बात करेंगे तो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में सोचेंगे। तो फ्रिक्शन के बारे में कौन तरह का, दो तरह का फ्रिक्शन होता है। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने लिमिटिंग पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब कि वहाँ से वो क्या है, अगर लिमिटिंग पोजीशन पे फ्रिक्शन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मास जस्ट स्टार्ट टू मूव है। तो अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर ये फिक्स है तो ये जो Q1 है इस Q2 पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और ये जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। अब जैसे ही इधर मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, ट्राई टू मूव मतलब मूव करने की कोशिश करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये कहने का कि इसके ऊपर दो फोर्स दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखो क्या भी और भी फोर्सेस लगेंगे, हाँ लगेंगे। अगर ये ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पे है तो नीचे में जो लगेगा है ना, वो ब्लॉक का मास होने की वजह से mg का फोर्स नीचे लगेगा, और इस मास का जो होगा है ना, इस प्लेटफॉर्म पे रहने की वजह से ये जो प्लेटफॉर्म जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n। अब देखो सिस्टम क्या है, अगर पूरा सिस्टम ट्राई टू मूव है, इसका मतलब ये, मतलब स्टार्ट टू मूव कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि मूव करें लेकिन मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एक चीज़ ये, तभी क्या होगा, ये ट्राई टू मूव होगा, फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है the two charges exert electrostatic force on each other and the magnitude of electrostatic force just more than the limiting friction force, then block start to move। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा लगेगा तो ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा। अब हम बात करते हैं इफ दे आर चार्ज दे रिपेल इच अदर एंड द फ्री बॉडी डायग्राम आर Q2। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। क्या फ्री बॉडी डायग्राम है, ये वहाँ यहाँ पे शो कर दिया। तो अब सिचुएशन इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा नॉर्मल, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना, नीचे में जो लगेगा mg। तो अब सिचुएशन क्या है, पहला फॉर लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस में क्या सिचुएशन होगा कि जो लिमिटिंग केस में जो होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होगा Fe, तो Fe लिख देते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, ये वाला Fs। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है L, तो इसको हम लिख देंगे L का स्क्वायर। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सिस्टम वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में मतलब नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होगा ऊपर और mg का जो फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, तभी वो क्या है, बॉडी
वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स वो mg के बराबर लिख देंगे। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ से हम Q2 का वैल्यू निकालते हैं, Q2 का जो वैल्यू होगा म्यू एम जी एल स्क्वायर, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड है तो यहाँ चला गया, और यहाँ पे Q1। ठीक है, अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा, तो तुम्हारा जैसे मूव करेंगे तो क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा म्यू एम जी एल स्क्वायर बाई के Q1, ये फाइनली क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा। यही तुम्हारा क्या है, Q2 का वैल्यू होगा, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। इतना ही Q2 होगा तभी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, लेंथ L दिया हुआ है, हैज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली लेमडा। मतलब ये है कि इसके ऊपर रॉड के पे पूरे पे चार्ज क्या है, लेमडा है। लेमडा का मतलब समझते हैं ना, लेमडा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या है, dx बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, dx dq बाई dx। लेमडा का मतलब यह dq बाई dx। अगर स्मॉल चार्ज की बात करें तो ये दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रॉड एंड द चार्ज q प्लेस एट डिस्टेंस a फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रॉड शोन। मतलब ये क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात ये समझना होगा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जिसको हम कुलम्स फोर्स भी बोलते हैं, वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, जबकि एक तो पॉइंट चार्ज आपको दिख रहा है और नेक्स्ट जो दिख रहा है वो एक्सटेंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस सिचुएशन को हम डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ हैंडल नहीं कर सकता है। तो इस सिचुएशन को कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हैंडल करना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि दोनों चार्ज अगर पॉइंट चार्ज हो जाए तो हम इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज करने के लिए आपको एक छोटा सा चार्ज इज्यूम करना पड़ेगा। जो छोटा सा जो चार्ज होगा वो मान लो कि x डिस्टेंस पे चार्ज जो लिया है वो हम dq चार्ज ले लिया है, ठीक है, क्या ले लिया है, dq। क्यों ऐसा किया, ऐसा करने का रीज़न ये है कि अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी हम कूलम्ब्स लॉ लगा नहीं सकते, इसलिए हम इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, किस पे, कंटिन्यूअस चार्ज के ऊपर, और जिसकी वजह से आसानी से हम यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा है ना, तो यहाँ पे दिखाया गया, देखो यहाँ पे दिखाया गया छोटा सा चार्ज क्या है, dq चार्ज है, और dq चार्ज है तो अभी हम जानते हैं लेमडा का वैल्यू क्या जानते हैं कि dq बाई dx। अगर dq बाई dx है तो dq का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, लेमडा इंटू dx, जो कि यहाँ पे शो किया गया। मतलब छोटा सा जो चार्ज है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कितना होगा, लेमडा इंटू dx होगा, और ये चार्ज q है, दो चार्ज मिल गया मुझे। फोर्स जो लगता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक ले लिया, आर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना लिया गया, x लिया गया। तो इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो देखो फोर्स जो है वो छोटे से चार्ज की वजह से निकाला, इसलिए हम छोटा सा फोर्स लिखेंगे, df फोर्स लिखेंगे। df फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q, है ना, और कौन सा q है, ये dq डिवाइड बाई x स्क्वायर। अब बात ये समझ में आना चाहिए आपको
कि डी क्यू जो है चार्ज वो चेंज कर रहा है, डी क्यू चार्ज चेंज कर रहा है, जैसे जैसे लेंथ चेंज करेंगे वैसे वैसे डी क्यू चेंज करेगा, और साथ ही साथ एक्स भी चेंज कर रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ जो है ना, यहाँ हमको यहाँ से यहाँ तक की चीज़ चाहिए ना, पूरे चार्ज की वजह से फोर्स चाहिए, मुझे पूरा फोर्स कंसीडर करना है। अगर पूरे फोर्स को कंसीडर करने जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चार्ज भी चेंज होगा, मतलब डी क्यू चार्ज जो है लेमडा इंटू डी एक्स जो होगा वो वेरिएबल है, साथ साथ एक्स भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, इसलिए हम डी क्यू को हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, डी क्यू को हटाकर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, जो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स लिखा, मतलब डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू की जगह पे क्या लिख दें, लेमडा इंटू डी एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। ये तुम्हारा सिंपल सा अभी सिर्फ छोटा सा फोर्स निकाला है, कैलकुलेट किया छोटा सा फोर्स, आपको कैसे छोटा सा फोर्स निकाला, डी एफ का वैल्यू निकाला है, ठीक है। अगर डी एफ का वैल्यू निकाल गया, हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए, अगर देखा जाए इसको क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिएगा इस सिचुएशन में, कि अगर हम इस क्यू चार्ज और स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझे चाहिए पूरा, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चार्ज की वजह से, है ना, और इस चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करते हैं और सबको सम कर देते हैं। तो छोटे छोटे चार्ज को निकाल कर फोर्स कैलकुलेट कर सम करने का रूल क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम क्यू और डी क्यू चार्ज को क्या करना होगा, क्यू और डी क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स निकालना होगा उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको ध्यान रखना होगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखे हैं, तो ध्यान से रखिए कि लिमिट जो होगा, इनिशियली लिमिट जो होगा, तो अगर चार्ज जो फोर्स शुरुआत जो हो रहा है वो ए डिस्टेंस से, इसके इसके मतलब ए डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहा है फोर्स, और जा कहाँ तक रहा है, ए प्लस एल तक, मतलब इनिशियली जो है ना ए से शुरू हो रहा है और फाइनली पहुंच रहा है क्या, ए से ए प्लस एल तक। मतलब ये कहने का कि डी एफ जो है, डी एफ जो है, अगर डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इस सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लेमडा इंटू 1/4πε बाहर निकाल लेते हैं, लेमडा इंटू क्यू इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इनिशियली लिमिट देखो क्या है, इनिशियली लिमिट ये जो तुम्हारा है, इस पूरे कहाँ से फोर्स लगना शुरू किया, ए से, जब ए लग रहा था तो यहाँ पे जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि ए पे यहाँ पे शुरुआत किया गया चार्ज का, इसलिए यहाँ पे। उसके बाद जब वो पहुँचा होगा कहाँ पे फाइनली, है ना, जो एक्स यहाँ जो पहुँचा होगा, टोटल जो पहुँचा होगा एक्स प्लस की जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पूरा, तो पूरा कितना होगा, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। मतलब ये कहने का, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको लिख कर इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट किसका करना है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट करना है डी एफ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, लेमडा भी कांस्टेंट बाहर निकाल लें, क्यू भी कांस्टेंट बाहर निकाल लें, 4πε0 भी कांस्टेंट बाहर निकाल लें, तो यहाँ से ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना होगा, ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना होगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को। चलिए इसको करें, इसको करें, तो इसको करने के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेशन डालते हैं, इसको जीरो से लेकर एफ तक, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये एफ हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, लेमडा इंटू क्यू बाई 4πε0, और ये क्या होगा, एल माइनस 1/x, ए से लेके ए प्लस एल तक, ये हो गया। अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ नेट निकालने के लिए क्या होगा, लेमडा इंटू क्यू बाई 4πε0 अपर लिमिट माइनस ए प्लस एल माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, माइनस 1/a, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एफ नेट निकल जाएगा यहाँ से,
एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, लेमडा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। ये तुम्हारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, जनरली क्वेश्चन में इसलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि अक्सर इस तरह क्वेश्चन आपको एलिमेंट लेने के लिए जेई मेन में या जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, इसलिए हम एलिमेंट लेना सिखाया गया। तो ये एलिमेंट लेना सीख गए होंगे आप। तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी को यहाँ पे आंसर मैच कर देखिए, 1 बाई ए माइनस ए प्लस एल, देखिए है ना आंसर, 1 बाई ए माइनस 1 बाई एल प्लस ए, ठीक है, ए प्लस एल, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते आगे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोचते क्या है। देखिए क्या है, ए सेमी सर्कुलर ऑफ द रेडियस आर गिवन ए लेमडा, लेमडा का मतलब समझ में आया, चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है आपको, लेमडा पता है, एंड द पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब कि क्यू जो है वो सेंटर ऑफ द रिंग पे है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रिंग एंड द पॉइंट चार्जेस। तो रिंग और पॉइंट चार्ज पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। देखो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर से हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम्स फोर्स जो है वो वैलिड पॉइंट चार्ज के लिए। बट क्या है ना कि यहाँ पे जो चार्जेस गिवन है ना, ये चार्जेस गिवन कंटिन्यूस चार्जेस गिवन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कुलम्स लॉ लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या करना होगा, इस जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पॉइंट चार्ज में कंसीडर करना होगा। तो पॉइंट चार्ज में कंसीडर करने के लिए एक छोटा सा क्या लेना पड़ेगा, मुझे डी क्यू चार्ज लेना पड़ेगा, डी क्यू चार्ज लेना पड़ेगा। अब ये बात समझ में आए, क्लियर। हम एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो एलिमेंट ले लिया, मान लो इज्यूम कर लिया, यहाँ पे छोटा सा चार्ज ले लिया, इसको हम डी क्यू मान लेते हैं, इज्यूम कर लिया, तो छोटा सा चार्ज ले लिया, ठीक है। अगर डी क्यू चार्ज ले लिया, अगर मान लेते हैं डी क्यू चार्ज ले लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और रिंग ऊपर जो ऊपर लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स लगाएगा। लेकिन हम थीटा पे छोटा सा एलिमेंट डी थीटा लिया है ना, थीटा पे छोटा सा एलिमेंट का लिया है डी थीटा लिया गया है, डी थीटा एलिमेंट लिया गया, और ये तुम्हारा क्या है डी एल, ठीक है। तो डी एल लेंथ है, तो यहाँ पे थीटा ये एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो इसका दो कंपोनेंट आ रहा है आपको, एक इधर आ रहा है डी एफ है, एक इधर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डी एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डी एफ कॉस थीटा। मतलब दो कंपोनेंट आ रहा है, एक डी एफ साइन थीटा और एक डी एफ कॉस थीटा। तो ध्यान से सोचते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका दो कंपोनेंट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी एफ कॉस थीटा, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए फोर्स डी एफ इज इक्वल टू इतना होता है, यहाँ पे जो निकाला हम ये फोर्स, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फोर्स है डी एफ कॉस थीटा, दिखाया ना आपको डी एफ कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स जो लगा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है डी एफ साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कैसा होगा। अब बात आती है यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था, ध्यान से देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है डी एफ कॉस थीटा था, डी एफ कॉस थीटा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है डी एफ इज इक्वल टू एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करते हैं तो इसको ए से डी एफ कॉस ऑफ थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है डी एफ कॉस थीटा लग रहा है, अब यहाँ से लेकर है ना, जब भी हम फोर्स को क्या करेंगे, फोर्स को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना, हम पूरे चार्ज पार्टिकल के लिए निकालना होता है, तो क्या करेंगे इसको एलिमेंट लेके इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी एफ का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते, डी एफ का वैल्यू कितना होगा, तो डी एफ का जो वैल्यू होगा के स्मॉल क्यू और ये क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ये आर स्क्वायर, मुझे नहीं चाहिए ये छोटा सा डी क्यू चाहिए डी क्यू। तो डी क्यू के लिए मुझे निकालना पड़ेगा है ना ये चार्ज, तो डी क्यू इज इक्वल टू निकालना है, तो डी क्यू बाई डी एल
इज इक्वल टू लेमडा, जानते हैं ना, तो इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल। अब बात आती है सर यहाँ पे तो थीटा है, यहाँ पे तो डी एल है, तो डी एल को हटा कर थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। तो जानते हैं कैसे क्या जानते हैं, जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ पे लिखते हैं, जानते हैं हम लोग क्या, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डी एल बाई आर। इसका मतलब क्या, डी एल जहां जहां होगा वहां पे क्या लिखेंगे, आर डी थीटा। तो यहाँ पे डी एल की जगह पे क्या लिख दे, आर डी थीटा। मतलब डी क्यू जो होगा वो लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। मतलब क्या है कि डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा होगा। मतलब डी एफ फोर्स के लिए निकालने आ जाए तो क्या होगा, के इंटू एंड क्यू, क्यू यहाँ पे, और डी क्यू जगह पे लिखेंगे क्या, लेमडा आर डी थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। अच्छा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसको हम बाद में कर लेंगे, इसको हम यहाँ से, इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे आगे बढ़ते हैं। तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेमडा बाई आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा डी थीटा, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जीरो से लेकर, क्योंकि जब भी ये पूरा कंसीडर करना है चार्ज पार्टिकल को, जब पूरा कंसीडर करना तो यहाँ से शुरू होकर पड़ेगा इन तक जाएगा, मतलब जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक। डी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू लेमडा बाई आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा और लिमिट क्या होगा, जीरो से लेकर पाई तक। तो पाई इसका मतलब डी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई लेमडा बाई आर, और अपर लिमिट माइनस लोअर साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई माइनस जीरो, साइन पाई का वैल्यू भी जीरो होता है, और क्या होगा, साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो। मतलब क्या है, डी एफ जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, डी एफ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, क्या होगा, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, जीरो। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो फोर्स जो लग रहा था वो सब क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखते हैं क्या कि क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। अब इसमें क्या देखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस हैं क्या, डी एफ साइन थीटा। तो अब इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज आके ऐड कर लिया तो क्या फॉर्मूला हो गया, जो फोर्सेस लग रहे थे डी एफ जो है वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल में क्या लगेगा, डी एफ साइन थीटा, और डी एफ साइन थीटा का मतलब क्या, डी एफ का वैल्यू कितना लिखेंगे, डी एफ का मतलब के स्मॉल क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा अब जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई तक। तो यहाँ से जीरो से लेकर पाई तक क्यों लिया, तो क्योंकि जैसे जो देखा जाए यहाँ पे जीरो से पाई लेने का रीज़न ये है कि जो तुम्हारा एंगल ना ऐसे यहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाएगा, पूरा का पूरा कंसीडर करना, इसलिए यहाँ तक कंसीडर करना होगा, इसलिए हम एंगल लिया क्या, जीरो से लेके पाई तक। तो जीरो से पाई तक लिया। अब देखो के क्यू डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, आर डी थीटा। देखो यहाँ कैसे लिखा, आर डी थीटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारा किसका निकाला, डी एफ वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, डी एफ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, के क्यू लेमडा और ये क्या है,
कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। तो डी एफ इंटीग्रेशन के क्यू लेमडा बाई आर बाहर निकाल गया। अब बचा है क्या, साइन थीटा डी थीटा, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी एफ का इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक होगा, पाई, 0 से लेकर टोटल क्या होगा, एफ, मतलब एफ जो फोर्स लग रहा है रहेगा नेट फोर्स, वो फॉर्मूला होगा के क्यू लेमडा बाई आर, एंड साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा विथ माइनस साइन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है 0 से लेकर पाई तक। तो देखते हैं के क्यू लेमडा बाई आर, अपर लिमिट माइनस माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो अपर लिमिट माइनस तो कॉस थीटा माइनस पाई, माइनस लोअर लिमिट क्या है, कॉस जीरो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस के क्यू लेमडा बाई आर, इसका वैल्यू -1 और -1 क्या होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स जो निकलेगा, टोटल जो फोर्स निकलेगा वो फोर्स हो जाएगा आपका के क्यू लेमडा बाई आर इनटू 2, ये टोटल फोर्स लगेगा ये कौन सा डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिजल्टेंट। एफ नेट का मतलब क्या होता है, एफ नेट का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स लग रहा था उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका स्क्वायर। तो एफ का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या लग रहा था, 0 लग रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा था, ये लग रहा था, इसका स्क्वायर करेंगे, वर्टिकल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एफ वी रहेगा, मतलब एफ नेट जो होगा, एफ नेट जो होगा सिर्फ और सिर्फ के क्यू लेमडा बाई आर होगा, ये फोर्स होगा नेट फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब क्या है, नेट फोर्स के बराबर होगा, नेट फोर्स जो होगा वो होगा 2k लेमडा बाई आर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। जनरली ये क्वेश्चन जेई एडवांस जेई एडवांस में आप पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, या जेई मेंस में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। देखो क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, पहले एक बार सोच लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, देखो क्या है कि अगर नेट फोर्स, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, अगर नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर 0 लगता है, इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स 0 मतलब क्या है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट फोर्स हो, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन का नेट फोर्स हो, नेट फोर्स अगर 0 है इसका मतलब वो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस पे चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। दो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 2 पॉइंट चार्जेस है, एक स्मॉल क्यू दिया हुआ है, एक 4q दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस l डिस्टेंस से दोनों चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड है, एज शोन वेयर द थर्ड चार्ज पार्टिकल q बी प्लेस्ड सो दैट इट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये कहने का कि अब बोला गया है कि बताओ थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखें कि क्या है, ताकि ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में। अब दोनों फिक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, फिक्स है। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स है तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखेंगे ताकि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो जब फिक्स चार्ज पार्टिकल होगा ना तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, इसके बारे में कोई सोचना नहीं है, क्योंकि फिक्स है, वो ऑलरेडी मूव करने वाला नहीं है। इसलिए थर्ड चार्ज पार्टिकल को आपको सोचना पड़ेगा मुझे कहाँ पे रखा जाए थर्ड चार्ज पार्टिकल को, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो सोचो, देखो मान लो कि हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रख के देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखो यहाँ पे पहले द चार्ज q इज कैन बी इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग 0। सही बात है, अगर नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है तभी सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। द नेट फोर्स विल बी 0 व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट। हाँ, नेट फोर्स तभी 0 होगा जब जो दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहेगा। ठीक है, उसके बाद द अपोजिट फोर्सेस टू बी एक्ट ऑन द चार्ज q it should be placed on the line joining the two charges। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा जो लगता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगता है। इसी वजह से जब भी हम थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो दोनों चार्ज पार्टिकल जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वहां पे रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो अब सिचुएशन देखते हैं
कि अब देखो डिवाइड द ज्वाइनिंग चार्ज पार्टिकल ये दोनों तो फिक्स है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल ये तो दिखा रही क्यों, ये और ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल फिक्स है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है कि क्या होगा ना। देखो अब सिचुएशन क्या है, तीन सिचुएशन क्रिएट होता है यहाँ पे, तीन सिचुएशन मतलब कहाँ कहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रख सकते हैं ये बात आ रही है। तो चार्ज पार्टिकल को क्या रख सकते हैं, इन बिटवीन टू चार्ज, जहाँ दोनों चार्ज है उन दोनों के बीच में कहीं पे चार्ज पार्टिकल रख सकते हैं, पहला सिचुएशन ये क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे रख सकते हैं दोनों चार्ज के दूसरी तरफ और दोनों चार्ज के इस तरफ, ये तीन सिचुएशन क्रिएट होता है। हम तीनों सिचुएशन को हम लोग डिस्कशन करते हैं सिंगल सिंगल करके। फॉर एग्जांपल पार्ट वन में बात कर रहे हैं, सिचुएशन वन में बात कर रहे हैं कि इस पे जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा गया है, ठीक, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा गया है तो ये क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। लेकिन अभी एक फोर्स से तो अभी अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स और लगेगा, ये फोर्स जो है इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल कर रहा है, मतलब ये इसकी वजह से भी रिपल्सन हो रहा है और इसकी वजह से भी रिपल्सन होगा, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फोर्सेस है जो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लगता है कभी भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होने से रहा, कभी नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। अगर सिचुएशन इसकी बात करते हैं, ये सिचुएशन देखते हैं, इस सिचुएशन में क्या है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि अगर फोर्सेस की बात करें तो एक 4q है, तो 4q है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। उसके बाद ये भी चार्जेस है, ये भी चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये कहने का कि दोनों चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि दोनों फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो कभी भी वो चार्ज पार्टिकल कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये भी सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं ये पार्ट टू की बात कर लेते हैं। अब देखो क्या सिस्टम इसमें देख लेते हैं। देखो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को रिपल्सिव नेचर फोर्स लगाएगा जो कि Fq है। Fq इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कि Q लगा रहा है फोर्स, है ना, इसलिए Fq लिखा गया। अगर ये 4Q लगा रहा है फोर्स तो इधर फोर्स लगाएगा Fq, है ना, इधर लगाया। अब देखो दोनों फोर्स जो है, दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से लगा हुआ जो फोर्स है वो दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो चांसेस है कि ये सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि चार्जेस हमेशा अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मतलब सिचुएशन ये है कि इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए हाँ, अब ये सिचुएशन क्लियर था, ये कब था, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था। अब नेक्स्ट जो है अगर थर्ड जो चार्ज पार्टिकल को फिक्स करने की बात कर रहे हैं, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को लाकर हम चेक करना चाहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। वो इससे पहले जो सिचुएशन आपको बताया वो पॉजिटिव चार्ज था। अब बात करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं निगेटिव चार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज होगा तब कैसे होगा। मान लो कि इफ द चार्ज इज Q इज निगेटिव, अगर Q निगेटिव है इसका मतलब ये, Q निगेटिव होने का मतलब क्या है कि Q निगेटिव, सबसे पहले सिचुएशन वन मान लेते हैं, ये निगेटिव होगा। निगेटिव होने से क्या मतलब क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। जबकि ये जो 4Q जो है ना, इस चार्ज पार्टिकल को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, है ना, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज जो है दोनों का फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस है तो कभी भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोर्सेस के बारे में। तो इस फोर्सेस में क्या है, ये 4Q है ना, अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो 4Q इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है। उसी तरह से जो होगा Q भी क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स दोनों का क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। इसी वजह से ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम को कंसीडर करने के लिए, सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस बात को चेक करने के लिए दोनों फोर्सेस क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं है।
अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या 4q पॉजिटिव चार्ज है। अब देखते हैं ये सिचुएशन क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्सेस है, देख रहे हैं ये फोर्सेस है। अब ये 4q चार्जेस है, ये भी क्या है 4q, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब दोनों का फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है तो चांसेस है कि दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाए, दोनों इक्विलिब्रियम। मतलब सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन फुलफिल कर सकते हैं। वहां पे भी क्या था कि सिचुएशन जो था बीच में रखने पे भी क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम में आ रहा था। यहाँ पे भी बीच में रखने पे ही इक्विलिब्रियम में आ रहा। मतलब ये कहने हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर बीच में रखेंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। चलिए, तो द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। मतलब कि चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, इक्विलिब्रियम में वो आएगा। अब देखो क्या इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका मतलब कैसे इक्विलिब्रियम, मान लो कि इन दोनों चार्ज के पार्टिकल के बीच में हम करा प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अगर ऐसा प्लस क्यू चार्ज रख दिया इसके ऊपर, तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज रखने पे ये तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, है ना। ये क्या करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये इस पर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये कि अगर ये फोर्स मान लो क्यू लगा रहा है इसके ऊपर, हाँ ये क्यू लगाया, इस पर क्या लगाया है, एफ जो 4q लगाया, दोनों को इक्वल कर देते हैं। देखो 4q, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगा, तो इन दोनों के फिर एफ क्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड कैपिटल Q डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x²। क्लियर। ये किसके लिए था, ये स्मॉल के लिए क्यों था। अब मान लो कि अगर 4q लगा रहा होगा तब की बात है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q, कौन सा 4q इनटू कैपिटल Q डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस क्या x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा l माइनस x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल है, इन दोनों फोर्स को यहाँ पे इक्वल कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो इक्वल कर दिया गया तो क्या होगा, के क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4q l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई x²। ठीक है, अब q बाई, अब इसको क्या करते हैं x² डिवाइड बाई l माइनस एक्स का, इसको उधर लेके चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये q ये भी q कैंसिल हो गया, मतलब 4 इज इक्वल टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा l बाई एक्स माइनस 1। उससे पहले l बाई एक्स को क्या कर दे यहाँ पे, ये l बाई एक्स, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे, तो l माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, l माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसको हो सकता है l बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2। निगेटिव क्यों नहीं लेते, क्योंकि लेंथ निगेटिव यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। इसलिए क्या होगा l बाई एक्स इज इक्वल टू 2 + 1, इसके इज इक्वल टू लिख सकते l इज इक्वल टू 3x। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए l/3, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए l/3 होगा, तभी ये सिस्टम कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब सिचुएशन सेम क्वेश्चन है ये, आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा। सिचुएशन सेम है, आपको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसको क्वेश्चन को, ये उसी क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, हाँ अब आगे आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन। देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर। तो लास्ट वीडियोस में ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के फॉर्म में दिया था कि आप होमवर्क कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों को इसका आंसर अभी तक आया नहीं था, इसलिए हम सोचा कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, नेट फोर्स
ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन एंड द शोन इन बिलो, मतलब कि इस ओरिजिन पे नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालना है, इसका मतलब ये है कि टोटल फोर्स देखना पड़ेगा मुझे कौन सा फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो लगेगा, तो ये 1 मीटर है और 1 कूलम चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वजह से F1 मान लेते हैं प्लस इसकी वजह से F2 मान लेते हैं और इसकी वजह से F3 मान लेते हैं और F4 मान लेते हैं। टोटल कहाँ तक जा रहा है, ये इनफिनाइट तक जा रहा है ना, ये कहाँ तक जा रहा है, इनफिनाइट तक जा रहा है। चलो ठीक है, निकालते हैं वैल्यू, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं F1 निकालते हैं। F1 का मतलब ये वाला फोर्स, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 कितना है 1 कूलम और Q2 कितना है 1 कूलम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच का गैप 1 मीटर का स्क्वायर प्लस F2 मतलब 2 कूलम माइनस 2 कूलम की चार्ज की बात कर लें, -2 और इंटू 1 कूलम और के, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब किसके लिए, F3 के लिए के क्या 3 क्या प्लस चार्ज है, इसलिए प्लस 3 कूलम इंटू 1 कूलम और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, के सब में बाहर निकाल लेते हैं, ये कॉमन बाहर निकाल लेते तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, के भी बाहर निकल गया, तो क्या निकलेगा 1/2 बचेगा प्लस 3 कैंसिल आउट, के भी बाहर निकल गया तो 1/3 बचेगा प्लस कि माइनस, नेक्स्ट जो बनेगा वो एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर नेक्स्ट 1/4 बनेगा प्लस 1/5 बनेगा माइनस 1/6, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनाइट तक इस तरह से ये बढ़ता चलेगा, तो इन्फिनाइट तक बढ़ता चलेगा, तो ध्यान रखना एफ नेट निकालना है। तो अब देखो ये जो तुम्हारा सीक्वेंस दिख रहा है ना, तो इस सीक्वेंस का जो फॉर्मूला होता है x - 1 x² बाई 2 प्लस SQ/3 माइनस x²/4 एंड सो ऑन, इस तरह का। अगर x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो जैसे 1 पुट करेंगे x का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, मतलब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है। मतलब ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 पुट करते हैं, अगर जैसे x का वैल्यू 1 पुट करें तो k इंटू ln 1 प्लस 1, तो क्या होगा k ln 2, ये एफ नेट फोर्स निकल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट चार्ज Q1 इज फिक्स एंड ए पॉइंट चार्ज Q2 एट डिस्टेंस R1, मतलब कि Q1 क्या है फिक्स है और Q2 क्या है यहाँ पे है, ठीक है, Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है, चार्ज है ना, Q1 और Q2 है, तो Q1 Q2 दिया हुआ है, then find the velocity of Q2 when it reaches at distance R2, मतलब ये निकालना है कि find the velocity of Q2, इस यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जब वो डिस्टेंस कहाँ तक चला जाए R2 तक। चलिए ठीक है, तो अगर मान लो Q1 फिक्स है तो Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, हम इज्यूम कर लेते x का स्क्वायर होगा, ये फोर्स लग रहा होगा किसके ऊपर, इस Q2 के ऊपर। अगर फोर्स लग रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन Q2 का कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो Q2 का तो फोर्स हमेशा लग रहा होगा, तो Q2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर फोर्स पता है तो इसको मास से डिवाइड कर तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो K Q1 Q2 बाई
m इंटू एक्स स्क्वायर। फोर्स बाय मास करेंगे तो क्या एक्सेलरेशन निकल गया। अगर एक्सेलरेशन निकल गया इसका मतलब ये कि ये इसका एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से बॉडी क्या होगा, आगे निकल जाएगा। अब पूछा ये गया है कि फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा गया है, जबकि गिवन क्या है, एक्सेलरेशन। तो जानते हैं हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई वी डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, जो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का वी डी वी बाई डी एक्स होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब देखो क्या यहाँ पे इक्वेशन दो है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल होगा। हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। मतलब क्या है, v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है, v dv के Q1 Q2 dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इनिशियली रिलीज किया गया, इनिशियली u इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो से स्टार्ट किया, रिलीज जैसे करेगा तो इनिशियली क्या होगा, u इज इक्वल टू स्टार्ट करना होगा जीरो से। तो इसका मतलब ये, अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा कहाँ पे, डिस्टेंस कितना चला है, r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो v dv इज इक्वल टू के Q1 Q2 dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। अगर ये r1 था तो इसकी जो वेलोसिटी थी ज़ीरो थी, क्योंकि रिलीज किया गया r1 पे, इसको रिलीज किया गया, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी। जब ये पहुंचा कहाँ पे, r2 पे, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी, क्या है हो रहा है ऐसा, इसकी वेलोसिटी कितने है, r2 हो जाएगी। मतलब ये कहने का, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, r2 पे कितनी वेलोसिटी ये कैलकुलेट करना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के Q1 Q2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, -1/x, r1 से लेकर r2 तक। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे होगा इसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2, अपर लिमिट माइनस लोअर, माइनस बाहर निकालें तो अपर लिमिट क्या है, 1/r2 माइनस 1/r1। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, वी स्क्वायर इंटू माइनस 2Q1 Q2 एंड एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, r2 माइनस r1, r2 माइनस, सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, r1 इंटू r2, r2 कैंसिल होता है, r1 माइनस r2, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे m छूट रहा है, शायद किसी में, सब में m छूट रहा है, m जो होगा वो होना चाहिए, यहाँ पे m छूट रहा है, m छूट रहा है, m एक्स स्क्वायर, तो m छूट रहा है यहाँ पे, सब में यहाँ पे m जरूर डालिएगा, यहाँ पे m छूट रहा था। अब देखो निगेटिव चार्ज में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर, देखिए वी स्क्वायर, ठीक है, 2k Q1 Q2 बाई m r1 माइनस r2 डिवाइड बाई r2 माइनस r1 होगा। क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, r2 माइनस r1 और r1 इंटू r2, ये फॉर्मूला हो गया। इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2k Q1 Q2 बाई m, r2 माइनस r1 डिवाइड बाई r1 इंटू r2। ठीक है,
ये तुम्हारा फाइनली आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये तुम्हारा फाइनली आंसर होगा। एक बार अगर देखना चाहते हैं सारे सोल्यूशन को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन, ये परमिटिविटी है। देखो जब भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना, तो यूज क्या कर रहे थे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी है। ये एक्चुअली में करता है क्या है, देखो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच वीकेंड या डिमिनिश द इलेक्ट्रिक फोर्स एट द पॉइंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडियम। मतलब ये क्या करता है, दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मान लो कि ये दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको डिमिनिश करता है या घटाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाता है। परमिटिविटी का मतलब ये होता है, ठीक है। वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग परमिटिविटी है। देखिए एयर की परमिटिविटी मान लेते हैं क्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या वाटर की परमिटिविटी मानते हैं, उसी तरह से मेटल की परमिटिविटी है। अब देखो क्या नेक्स्ट रिलेटिव परमिटिविटी है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर। मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे बोलते हैं, तो एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या, मीडियम का परमिटिविटी के इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये यहाँ पे एयर एज्यूम किया गया, इसलिए के का वैल्यू 1 रखा गया, क्योंकि एयर में परमिटिविटी के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इस तरह से अगर किसी भी मीडियम में निकालना है तो फोर्स ऐसे लिखना आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा। कब, किसी भी मीडियम में, मान लो कि वाटर में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि एयर में बात कर रहे हैं, तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग क्या होगा, के का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के जो भी क्वेश्चन थे, जो पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उस सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट